हेलो साथियों, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी रिव्यू में। आज मैं आपको रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूं। लगते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसे, लेकिन यदि हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन लगाएंगे तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाने वाला हूं, जिनसे कि आपको इन क्वेश्चन से और अधिक से अधिक लेवल तक के क्वेश्चन करने को सहायता मिलेगी। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं रीजनिंग में से। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे एसएससी के रीजनिंग के बेसिक लेवल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए करते हैं हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? लड़कियों की एक कतार में पूनम का क्रमांक ऊपर से 27वां तथा नीचे से 51वां है। बताइए कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? आपको क्या करना है, जब भी कोई से ऐसे क्रमांक दे रखे ऊपर से और नीचे से, ठीक है, या फिर बाएं से या फिर दाएं से, और कुल संख्या पूछे कुल कितने पर्सन वहां पर उपस्थित है, तो आपको क्या करना है, जो भी दो नंबर आपको दिए गए हैं 27 और 51, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 78। दोनों को जोड़ने के बाद दोनों में से एक कर देना है माइनस, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 77। तो ये जो 77 ये आ जाएगा हमारा आंसर। देखो कोई सा भी एक जो पर्सन वहां पर उपस्थित है उसका ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से नंबर दे रखा है, जब ऊपर से उसे जोड़ेंगे तो वो 27वें नंबर पे बैठा हुआ है, ठीक है। और जब उसे नीचे से देखा जाएगा तो वो कौन से नंबर पे है, 51वें नंबर पर है। तो इस पर्सन को अपन ने दो बार यहाँ पर काउंट कर लिया, ऊपर से भी गिनते हुए तब भी गिन लिया कि 27वें नंबर पर है, और जब नीचे से गिनते हुए आए थे तो भी हमने उसे गिन लिया था। तो यहाँ पर टोटल कितने नंबर है, तो यदि इन दोनों नंबर को अपन जोड़ दें तो हमें टोटल नंबर पता चल जाएंगे, लेकिन इस पर्सन को अपन ने कितनी बार जोड़ लिया, दो बार, तो इसलिए उसे एक बार माइनस कर देंगे तो टोटल कितने बचेंगे हमारी कतार में ये हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही यदि दाएं और बाएं से भी बोला जाता है तो भी हम इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों नंबर को जोड़िए और उसमें से क्या कर दो, एक माइनस कर दो। तो 27 में 51 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे, एक माइनस करो तो 77। तो इस कतार में कितने पर्सन उपस्थित है, 77 पर्सन उपस्थित है। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही हमें नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे दोस्तों करते हैं हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, यदि किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, यदि एक दर्पण लंबवत स्थिति में है तो प्रतिबिंब घड़ी की स्थिति बताइए। तो मैं आपको बता दूं दर्पण दो तरीके से हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा लंबवत, एक हो सकता है लंबवत और दूसरा हो सकता है क्षैतिज, ठीक है। लंबवत इस तरीके से रहेगा और क्षैतिज इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से दो तरीके से हमारे दर्पण हो सकते हैं। तो हमारे पास एक घड़ी है, आपको पता है कि घड़ी में 3 कैसे बजते हैं। एक चीज हमें दे रखी हुई है उसने कि हमारी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। तो 3 बजने में जो हमारी घड़ी है उसमें कुछ इस तरीके की स्थिति दिखाई देती है। तो यदि हमारा दर्पण कैसा हो, लंबवत हो, मैं आपको दोनों बताऊंगा तो जरा ध्यान से देखिएगा। यदि हमारा दर्पण कैसा हो, लंबवत हो, यदि हमने ऐसा एक लंबवत दर्पण बना दिया तो इस दर्पण में जो घड़ी की स्थिति चेंज हो जाती है, इसमें जो हमारी सुइयां हैं वो बदल जाती है। तो यदि हमारा दर्पण कैसा हो, लंबवत हो, तो ये घड़ी इस तरीके से बन जाएगी। तो आप कह सकते हो कि इसमें कितनी बज रही थी, 3 बज रही थी, तो अब इसमें कितनी बज रही है, इसमें 9 बज रही है, ठीक है। तो यदि लंबवत दर्पण है, कौन सा दर्पण है, लंबवत, यदि लंबवत दर्पण है तो 3 से कितनी बच जाएगी, 9। लेकिन यही दर्पण यदि क्षैतिज होता, यही दर्पण कैसा होता, क्षैतिज होता, अभी सिर्फ लंबवत है तो हम लंबवत बताएंगे कि हमारी घड़ी में कितनी बज रही है, 9 बजे। लेकिन यदि ये क्षैतिज होता तो यही जो प्रतिबिंब है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता, ठीक है। ये जो है वो बदल जाता है इस तरीके से क्षैतिज से। तो अब इसमें कितनी बज रही है,
भाई इसमें कितनी बज रही है, देखो जरा, यहाँ पे 3 बज रही थी, इसमें कितनी बज रही है, 3:30 बज रही है। तो यहाँ पर लंबवत और क्षैतिज में बहुत सारा अंतर आ जाता है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा। यदि लंबवत आता है तो उन्हें इस तरीके से बदलिए, और यदि क्षैतिज आता है तो उन्हें इस तरीके से कांटों को बदलिए, और आपको पता कर लेना है कि हमारी घड़ी में कितनी बज रही है। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन, और इसी तरीके से मैं बेसिक लेवल से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए साथियों करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तो जब भी हमारी घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और हमें जो समय दे रखा है वो दोनों जो समय है वो एक के बाद अगला वाला यदि आ जाता है, जैसे 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, मतलब दोनों के बीच का यदि अंतर 1 होता है, तो आपको दोनों घड़ियों की सुई कब, मतलब दोनों सुइयां जो है 1 घंटे वाली और 1 मिनट वाली कब मिलेगी, यदि ऐसा पता करना है तो उसके लिए एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। देखो, यदि पहला समय दे रखा है x और अगला समय दे रखा है x+1, मतलब उसके जस्ट बाद वाला, तो कब ये सुइयां आपस में मिलेंगी, तो ये सुइयां मिलेंगी, देखो x बजकर, मतलब ये जो पहला है यही इसमें आंसर में आता है, x बजकर, फिर लिखेंगे यहां पर x बजने के बाद में 5 गुणित x गुणित 12/11, यहाँ पे कितना लिख देंगे, 12/11 लिख देंगे, और ये लिख देंगे अपन मिनट। ठीक है, तो इतनी बजे हमारी दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो चलिए इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला समय, पहला जो है वो हमारा क्या है, x है, और दूसरा वाला क्या है हमारा x+1 है। 3 के बाद अगला जो है वो 4 आता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए जरा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x बजकर, मतलब 3 बजकर, ये लिखा 3 बजकर, अब 3 बजकर उसके बाद में क्या जाएगा, 5, ये लिखा मैंने 5 गुणित, फिर अगला है x, x मतलब 3, फिर गुणा लगाया, फिर 12/11। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो 3 बजकर, देखिए पहले स्टूडेंट सबसे पहले करेंगे हम तीनों का आपस में गुणा, 5, 3 और 12, तो 5, 3 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 180 जाएगा, और नीचे कितना लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। अब देखिए जरा, 3 बजकर 11 का भाग देंगे किसमें, 180 में, तो 11 एकम 11, कितने बज गए, 7 बज गए, 7 में 0 लगा दिए तो 70 हो गए, 11 का भाग 70 में देंगे तो 11 से कितना होता है, 66 होता है, और 70 में से 66 गए तो कितने बच गए, 4 बच गए। अब 4 में भाग नहीं जा रहा है तो उसे ऐसे लिख देंगे 4/11। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बजकर 16 मिनट और इसमें 4/11, मतलब कुछ सेकंड और भी है जब दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। तो यही है आपका यहाँ पर आंसर। तो आप जो भी यदि ऐसा कोई सा क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों लगातार समय दिए हो, एक पहला और जस्ट उसके बाद वाला दे रखा हो, और पूछ ले कि दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी, तो सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि उसके आंसर में जो पहला वाला नंबर होता है वही आता है शुरू में। यदि आपके चारों आंसर में ही यही आ रहा है तो फिर क्या करना है, हमें इस ट्रिक के माध्यम से दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी ये निकाल लेना है। तो हमारे यहाँ पर 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलती हैं, 3:16 और कुछ सेकंड है, 4/11 में कुछ सेकंड है, वहां पर हमारी दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट इसी तरीके से करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे साथियों करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और उलझा हुआ है, पहले हमें थोड़ा इसे समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है, अगर 80 गुणित 10 का अर्थ 70 है, यहाँ पर देखिए 80 गुणित 10 को हमने कितना लिखा है, 70 बताया है, और 80 माइनस 10 का अर्थ जो है वो 8 है। 80 माइनस 10 का जो अर्थ है वो कितना है, 8 है। 80 प्लस 10 का अर्थ 80, यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूँ, 80 माइनस 10 का जो अर्थ है वो 8 है। 80 प्लस 10 का जो अर्थ है वो 800 है। और एक और कंडीशन दे रखी है, 80 भागे 10 का जो अर्थ है वो हमारा 90 है। तो यह देखिए क्या 80 का गुणा 10 में करने से 70 आता है, क्या नहीं आता। यदि 80 में से 10 घटा दिए जाए, क्या कर दिया जाए, घटा दिए जाए 10, तो
हमारा 70 आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए 80 माइनस 10 का आंसर कभी भी 8 नहीं आता। हाँ, यदि हम 10 से भाग दे 80 में, क्या कर दे, भाग कर दे, तो जरूर 8 आता है। फिर आगे देखिए 80 प्लस 10 800 कभी नहीं आएगा, लेकिन यदि इस प्लस को हम बदल देते हैं गुणा में, तो 80 गुणित 10 800 जरूर होता है। और यहाँ पर देखो भाग की जगह पे यदि मैं प्लस लगाऊं तो 80 प्लस 10 जो है वो 90 आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये बदल के जो है वो क्वेश्चन का आंसर किया गया है। तो अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो समझिए। हमें दिया गया है 6 प्लस 4 माइनस 3 गुणित 2 भागित 1। तो आप इसको सोल्व मत करिए, इन चिन्हों को क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसके अनुसार बदलना पड़ेगा। जो प्लस है, देखिए प्लस को क्या में बदलना है, गुणा में बदलना है। तो यदि अपन इसे चेंज करते हैं, देखिए 6 प्लस को चेंज कर दिया काय में बदलना, गुणा में, फिर लिखा 4। अब माइनस देखिए, माइनस को काय में बदलना, भाग में बदलना है। तो ये मैंने बदल दिया काय में, भाग में, ये यहाँ पे माइनस को भाग में बदल दिया। फिर ये 3 वैसे का वैसे लिखा। फिर गुणा को देखिए काय में बदलना, माइनस में, देखिए अपने गुणा को बदल दिया यहाँ पर माइनस में 2। और भागित को काय में बदलना है, हमें भाग को बदलना है प्लस में, तो लिख दिया प्लस 1। अब इसे सोल्व करना है, तो देखिए कितना सरल है, 6 गुणित यहाँ पे लिखा 4। अब बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो पहले भाग करेंगे, तो 4 भागित 3 मतलब 4/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 + 1। इस 3 से ये 6 कैंसिल हो सकता है, गुणा में है, पहला गुणा करेंगे तो भाग खत्म हो चुका, हमने भाग को इस तरीके से लिख दिया। अब भाग की जगह पर पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 से इसमें 6 में भाग दिया तो कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। अब 2 का यहाँ पे पहले गुणा कर लो, 2 चुके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -2 + 1। तो यहाँ पे 8 में से 2 घटा दो 6, और 6 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ चुका हमारा आंसर कितना, 7। तो ये जो है हमें इस वाली कंडीशन को सोल्व करना था। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो इसी कंफ्यूजन में होते हैं कि सर यहाँ पर तो कुछ और ही दे रखा है, चिन्ह बदलने का नहीं बताया है। लेकिन हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा कि कभी भी 80 और 10 का गुणा करने पे 70 नहीं आता। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे चिन्ह बदल के इसे सॉल्व किया गया है। इसे ही भैया रीजनिंग कहते हैं। इसे हमें हमारी तर्क शक्ति दिखानी होगी कि हम भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो चलिए करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स इसी तरीके से कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए साथियों करते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, रमेश उत्तर दिशा में चल रहा है, 4 मीटर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 मीटर चलता है। बताइए वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर दिशा निर्देश वाला जो है हमारा अगला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन दिशा बना लेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो यहां पर मैंने आपको 4 दिशा बता दी है। ध्यान से देखिए कि जो हमारा यहां पर जाने वाला इंसान है वो सबसे पहले कहां जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। मान लो यहां पर स्थित है, तो उत्तर दिशा कहां है, वो ऊपर की साइड। तो ये जो पल्सर है ये सबसे पहले कहां जाएगा, ऊपर की साइड जाता है। अब कितना जाता है ऊपर की साइड, 4 मीटर चलता है। यह लिख दिया अपन ने 4 मीटर। अब ये कोई 4 मीटर के बाद यहाँ पहुंच गया। उसके बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखो बाईं और दाईं याद रखने का तरीका क्या होता है, हम लिखते हैं बी और बी के बाद सी, सी के बाद आता है डी, ए बी सी डी लिखते हैं। ठीक है, तो बी का मतलब होता है बायां और डी का मतलब होता है दायां। हमने इस तरीके से ट्रिक बना ली है, बी मतलब बायां और डी मतलब दायां। तो बी इधर आता है और डी उधर आता है, मतलब बायां इधर है और दायां उधर है। इस तरीके से आप भी याद रख सकते हैं। तो किधर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है। तो चलिए दाईं ओर हमने मुड़ दिया। उसके बाद 3 मीटर चलता है। तो दाईं ओर जाके कितनी मीटर चलता है, 3 मीटर चलता है। अब ये हमें पहुंच चुका 3 मीटर चलने के बाद। तो अब पूछा गया है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु, अब प्रारंभिक बिंदु तो ये पहले वाला और ये इसका अंतिम बिंदु है। तो इनके बीच की दूरी हमसे पूछी गई है कि ये कितनी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन चुका है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो हम इसमें 2 भुजाएं दे रखी, एक भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से एक भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए चलिए किस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। एक भुजा हमें ये दे रखी है, एक भुजा ये दे रखी है, और कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा वो हमसे पूछी गई है। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर इसमें एक लंब है और एक आधार है, तो जो कर्ण है उसका हम मान निकालेंगे, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बचा हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 में 9 जोड़ देंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ पर 25। अब ये स्क्वायर जो ये हटाएंगे तो यहाँ से बचेगा कर्ण बराबर, जब यहां से हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो देखो इसे करने के दो तरीके हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो तो कर्ण का मान कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। और ये मीटर में चल रहा था इसलिए अपन यहाँ पे लगा देंगे मीटर। तो हमारा ये जो रमेश है ये कितनी दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पर अपने प्रारंभिक बिंदु से अभी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इतनी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और आप भी यदि आपके पास, तो आपने देखा रीजनिंग को कितनी आसान तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, तो आप भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। और यदि इसके बाद भी आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।